स्थूल पदार्थों के गुण। सामान्यतः द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव एवं गैस। द्रव्य के तीन रूपों में कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं जो इस प्रकार है। ठोस में प्रत्यास्थता, द्रव में दाब, पृष्ठ तनाव, श्यानता, केशिकात्व एवं प्लवन। गैस में वायुमंडलीय दाब, प्रत्यास्थता। साधारणतः दृढ़ पिंड का आशय किसी ऐसे कठोर ठोस पदार्थ से है जिसकी कोई निश्चित आकृति तथा आकार हो, परंतु वास्तव में पिंडों को तनित, संपीड़ित तथा अथवा वंकित किया जा सकता है। यहाँ तक कि किसी दृढ़ इस्पात की छड़ को भी पर्याप्त बाह्य बल लगाकर विरूपित किया जा सकता है। जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो उसका आकार अथवा आकृति अथवा दोनों ही बदल जाते हैं, परंतु इस बल को हटा देने पर वस्तु पुनः अपना प्रारंभिक आकार या आकृति प्राप्त कर लेती है। वस्तु के इस गुण को, जिसके कारण वह अपना प्रारंभिक आकार एवं आकृति पाने का प्रयास करती है, प्रत्यास्थता कहते हैं। प्रत्यास्थता के गुण के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं, जो वस्तुएं बाह्य बल को हटा दिए जाने पर अपनी पूर्ण अवस्था को पूर्णता प्राप्त कर लेती हैं, वे पूर्ण प्रत्यास्थ अर्थात परफेक्टली इलास्टिक कहलाती हैं। पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं, जो वस्तुएं बाह्य बल को हटा लिए जाने पर अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटती बल्कि सदैव के लिए विरूपित हो जाती हैं, वे पूर्ण सुघट्य अर्थात परफेक्टली प्लास्टिक कहलाती हैं। वास्तव में कोई वस्तु न तो पूर्ण प्रत्यास्थ होती है और न ही पूर्ण सुघट्य, बल्कि सभी वस्तुएं इन दोनों सीमाओं के भीतर ही होती हैं। मोटे तौर पर क्वार्ट्ज को पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु तथा मोम को पूर्ण सुघट्य माना जा सकता है। प्रतिबल, स्ट्रेस। जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाकर उसके आकार या आकृति में परिवर्तन किया जाता है तो उस वस्तु की प्रत्येक काट पर बाह्य बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में कुछ आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाते हैं, जो इस प्रकार यह प्रयास करते हैं कि वस्तु अपने पुराने आकार को प्राप्त कर ले। इस प्रकार के बलों को प्रतिबल कहते हैं। यदि किसी वस्तु के क्षेत्रफल a वाले किसी अनुप्रस्थ काट की लंबवत दिशा में लगाए गए बल का मान F है तो प्रतिबल F/a होता है, जिसका SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। विकृति, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन हो जाता है तो इसे विकृति कहते हैं। चूंकि विकृति एक अनुपात है अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। हुक का नियम। रॉबर्ट हुक के अनुसार यदि वस्तु की विकृति अधिक नहीं है तो पदार्थ पर कार्यरत बल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे प्रत्यास्थता गुणांक E कहते हैं। प्रतिबल E प्रतिबल बटा विकृति। पृष्ठ तनाव। किसी द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण इसका स्वतंत्र पृष्ठ फ्री सरफेस न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है तथा यह तनी हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति व्यवहार करता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का मान द्रव की प्रकृति, द्रव के ताप तथा उसके माध्यम पर निर्भर करता है जो द्रव के पृष्ठ के दूसरी ओर होता है। ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है। क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य होता है। यदि किसी द्रव का भार नगण्य हो तो उसकी आकृति पूर्ण गोलाकार होगी। उदाहरण के लिए वर्षा की बूंदें तथा साबुन के बुलबुले पूर्ण गोलाकार होते हैं, जिसका कारण यह है कि बूंद वह आकृति धारण करती है जिसमें उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। यदि बूंद के ऊपर केवल पृष्ठ तनाव ही कार्य कर रहा हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा तब न्यूनतम होगी जब उसका क्षेत्रफल कम से कम हो, अतः बूंद गोलाकार हो जाएगी। सहसंजक तथा असंजक बल। आणविक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें अणु कहते हैं। ये अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है उसे सहसंजक बल कोहेसिव फोर्स कहते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों के एक ही कण के भीतर पाए जाने वाले
आकर्षण को कोहेसिव फोर्स कहते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच आकर्षण बल को असंजक अर्थात एडहेसिव फोर्स कहते हैं। तेल तथा जल के बीच असंजक बल जल के ससंजक बल से कम, परंतु तेल के ससंजक बल से अधिक होता है। यही कारण है कि तेल के पृष्ठीय तनाव पर डाली गई जल की बूंद सिकुड़ कर गोल आकार धारण कर लेती है, परंतु जल के पृष्ठ पर डाली गई तेल की बूंद एक पतली फिल्म के रूप में अधिक क्षेत्र में फैल जाती है। केशिकात कैपिलरिटी। कांच की बहुत कम त्रिज्या की दोनों ओर से खुली नली को केशिनली या केशिका नली कहते हैं। केशिनली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकात्व कहते हैं। किसी द्रव की केशनली में ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने के कारण द्रव का पृष्ठ तनाव है। ऐसे का द्रव जो कांच को भिगोते हैं वे कांच की केशनली में ऊपर चढ़ते हैं, जबकि जो द्रव कांच को नहीं भिगोते वे केशनली में नीचे उतर आते हैं। उदाहरण स्वरूप किसी केशनली को जल में सीधी खड़ी करने पर उसमें जल नली के बाहर वाले जल के तल से ऊपर कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है, जबकि केशनली को पारे में खड़ा करने पर नली के भीतरी पारे का तल बाहरी तल की अपेक्षा नीचे उतर जाता है। केशिकात्व के उदाहरण जल का पौधे के तनों में बनी असंख्य केशनलियों में चढ़कर टहनियों तक पहुँचना, लालटेन में मिट्टी के तेल का बत्ती में ऊपर चढ़ना, मोमबत्ती में धागे से मोम का पिघलकर ऊपर चढ़ना, फाउंटेन पेन की निब की नोक बीच से चिरी होती है जिसमें इसमें छोटी सी बारीक केशनली बन जाती है, तब इसे स्याही में डुबोते हैं तो कुछ स्याही केशनली में चढ़ जाती है। हालांकि रिफिल वाला पेन में लिखाई गुरुत्व के कारण संभव है, यह पृष्ठ तनाव पर आधारित नहीं है। स्याही सोखते का कार्य भी केशिकात्व क्रिया पर निर्भर करता है। श्यानता विस्कोसिटी। चित्र में प्रदर्शित है कि कोई द्रव एक दृढ़ क्षैतिज तल AB पर बह रहा है। द्रव की वह परत जो तल के संपर्क में है स्थिर रहती है, परंतु इस तल के ऊपर की ओर परतों का वेग बढ़ता जाता है। सबसे ऊपर की परत सर्वाधिक वेग में बहती है। 3 समानांतर परतों ABC में परत A का वेग सबसे कम, B का उससे अधिक तथा C का वेग सबसे अधिक होगा। परत A परत B के वेग को कम करने का प्रयत्न करती है तथा परत B C के वेग को कम करना चाहती है। इसी प्रकार प्रत्येक परत अपने से नीचे की परत को आगे धकेलती है। स्पष्ट है कि विभिन्न परतों पर आंतरिक बल कार्य करते हैं जो कि उनकी सापेक्ष गति को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। इन बलों को श्यान बल कहते हैं। द्रव के बहाव को बनाए रखने के लिए श्यान बलों के विरुद्ध बाह्य बल लगाना पड़ता है। स्पष्ट है कि द्रवों का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है श्यानता कहलाता है। गाढ़े द्रव जैसे ग्लिसरीन, शहद इत्यादि में श्यानता अधिक होती है, अतः गाढ़े द्रव पतले द्रव की अपेक्षा शीघ्र ठहर जाते हैं। द्रवों की श्यानता ताप के बढ़ने पर घट जाती है, इसके विपरीत गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है। ठोसों में श्यानता नहीं होती है। एक दाब। एक एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। द्रव के अंदर किसी वस्तु पर दाब। किसी बिंदु पर दाब द्रव के स्वतंत्र तल से h गहराई पर स्थित किसी वस्तु पर या बिंदु पर द्रव के कारण दाब P बराबर H गुणे D गुणे G। D द्रव का घनत्व है तथा G गुरुत्वीय त्वरण। उत्प्लावन बल। जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी का अनुभव होता है। भार में यह आभासी कमी द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए जाने वाले बल के कारण होता है। इस बल को उत्प्लावन बल या उत्क्षेप अर्थात अपथ्रस्ट कहते हैं। उत्क्षेप वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है,
जिसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। भार में आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। प्लवन का सिद्धांत। किसी द्रव में स्थित ठोस वस्तु पर निम्न दो बल कार्य करते हैं। वस्तु का भार जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है, द्रव का वस्तु पर उत्क्षेप F जो ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर कार्य करता है। उत्क्षेप F का मान वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। किसी द्रव में वस्तु का डूबना या तैरना इन दोनों बलों के अपेक्षित मान पर निर्भर करता है, जिसकी निम्न अवस्थाएं संभव है। यदि W इज ग्रेटर देन F तो इस दशा में परिणामी बल W-F नीचे की ओर कार्य करेगा, अतः वस्तु डूब जाएगी। यदि W बराबर F है तो इस दशा में वस्तु द्रव में जहाँ होगी वहाँ तैरती रहेगी। यदि W इज लेस देन F, इस दशा में वस्तु स्वतंत्र छोड़ देने पर ऊपर की ओर उठने लगेगी। किसी ठोस का कितना भाग किसी द्रव में डूबेगा यह द्रव तथा ठोस के आपेक्षिक घनत्व पर निर्भर करता है। इसकी गणना निम्न संबंध द्वारा की जा सकती है। ठोस के डूबे भाग का आयतन और ठोस का बटा ठोस का कुल आयतन बराबर ठोस का घनत्व बटा ठोस का द्रव का घनत्व। तो स्पष्ट है कि अधिक घनत्व वाले द्रव में ठोस का कम भाग डूबेगा तथा कम घनत्व वाले द्रव में अधिक भाग डूबेगा। यदि ठोस का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर है तो ठोस द्रव में तैरेगा। प्रश्न कोश। वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। पानी की बूंदें गोलाकार होती हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, जल में पृष्ठ तनाव होता है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है घर्षण। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। तेल का तल तनाव पानी से कम होता है, अर्थात पानी का तल तनाव अधिक होता है तथा तेल का कम होता है। पानी का तल तनाव अधिक होता है, तेल का कम। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता रहता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बुलबुले के अंदर का दाब सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास वाले बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। किसी बुलबुले का आकार उसमें भरी गैस के दबाव तथा पानी की फिल्म की त्रिज्या तथा मोटाई पर निर्भर करता है। छोटे बुलबुले में गैस का दबाव बड़े बुलबुले की अपेक्षा अधिक होता है, अतः नली में एक दूसरे के संपर्क में लाए जाने पर छोटा बुलबुला और छोटा जबकि बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? त्रिज्या बढ़ जाती है। एक ही पदार्थ से बने चार तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई हैं अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं। उनमें से किस एक से अधिकतम दैर्घ्यवृत्ति होगी? 3 मीटर लंबाई और 1.5 मिलीमीटर वाला तार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशिका परिघटना नहीं होती तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रा का प्रयोग नहीं कर पाता। स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाते। बड़े पेड़ जिन्हें हम चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। तो बी सही है।
प्रकृति केशिका क्रिया का बहुत बढ़िया उपयोग करती है। पेड़ पौधों की जड़ों की बारीक शाखाएं केशिका नलियों की भांति कार्य करके धरती से पानी एवं घुले पोषक तत्वों को ग्रहण करती है। केशिका क्रिया फलस्वरूप लाटेन की बत्ती तेल को ऊपर पहुंचाती है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिका तो एकमात्र कारण नहीं है? स्याही का सोखना है, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंदों का फैलना, पौधे की जड़ों से जल का उसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये नहीं है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है पृष्ठ तनाव। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण तेल का पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव के कारण केशिकार्षण होता है, जिसके फलस्वरूप द्रव पतली से पतली नली में प्रवेश कर ऊपर चढ़ सकते हैं। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका कारण होता है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। केश नली में तरल अपने पृष्ठ तनाव के अनुपात में चढ़ता है, जिस कारण तरल का पृष्ठ तनाव जितना अधिक होगा उसका ऊंचाई पर चढ़ना उतना अधिक होता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। जब वायु का बुलबुला झील की तली से उठकर ऊपर की ओर आने लगता है तो तली की अपेक्षा वायु ऊपर की ओर दाब घटने लगता है, जिस कारण वायु के बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता घटती है। द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। द्रवों की श्यानता ताप के बढ़ने पर घट जाती है। द्रव की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है तथा घटने पर घटती है। यह जून माह में शीरा जनवरी माह की तुलना में कम श्यान होता है। सबसे ज़्यादा श्यानता शहद की होती है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है वायु दाब में कमी के कारण। अधिक ऊंचाई पर जाने पर दाब क्रमशः कम होता जाता है। इस कारण ऊंचाई पर पहुंचने पर वायुमंडलीय दाब एवं पेन के अंदर स्याही के दबाव का साम्य भंग हो जाता है। पेन के अंदर स्याही का दाब अधिक होने के कारण यह बाहर की ओर निकलने लगता है। ऑटोमोबाइल की हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत पास्कल का नियम है। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित हैं। पास्कल के नियम के अनुसार यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर समान दाब लगने रहता है। मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीय विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक क्रांति ला दी है? लोगों के जीवन में आवागमन के संबंध में तथा लोगों के जुड़ाव के संबंध में। 1 और 2 सही है, जबकि लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में ये नहीं। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट, मौसमी तूफान। नीचे दिए गए कुल 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। फव्वारे के छिद्र से कौन पानी अधिकतम दूरी पर फेंका जा सकता है? छिद्र 1 से। एक तरल किसी सिलेंडराकार पाइप में धारारेखीय रीति से बह रहा है। पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की प्रोफाइल होगी इस तरह से। धारारेखीय पाइप में गति में पाइप के पास परतों की गति न्यूनतम होती है। जैसे जैसे पाइप से दूर जाते हैं परतों की गति बढ़ती जाती है। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है? एस्फास्ट। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, किंतु इसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है?
बर्फ ऊष्मा की कुचालक है। इसका आंसर है सी। जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है। जल का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका आयतन मिनिमम होता है और घनत्व मैक्सिमम। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है। झीलों में नदियों की केवल ऊपरी परत के जमने में पानी के अनियमित प्रसार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जाड़े के दिनों में वायुमंडलीय तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाने पर झीलों और नदियों की ऊपरी सतह ठंडी होने लगती है। जब सतही जल का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तब वह अधिकतम घनत्व के कारण नीचे बैठ जाता है और नीचे की परत में विद्यमान जल को ऊपर की ओर विस्थापित कर देता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक संपूर्ण जल का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो जाता। अंततः जब जल का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने लगता है तो उसका घनत्व कम होने लगता है। परिणाम स्वरूप सतही जल नीचे विस्थापित नहीं होता। सतही जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है जबकि ऊपरी सतह के नीचे विद्यमान जल का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। झील की ऊपरी हिमशीतित सतह ऊष्मारोधी का कार्य करती है तथा जल में विद्यमान ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है घनत्व। वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात पर निर्भर करता है। घनत्व d है यहाँ पे तथा द्रव्यमान m, आयतन v। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। द्रव को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है। सामान्यतः जल गर्म तो उसके आयतन में वृद्धि होती है परंतु घनत्व में कमी आती है। लेकिन पानी का व्यवहार 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच उलट जाता है और ये काम इस तरह से काम करता है। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है वो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन। अगर टेम्परेचर में बदलना हो 273 केल्विन प्लस टेम्परेचर 270 हो जाएगा। लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। ए सही है परंतु आर गलत है। लोहे का गोला मरकरी पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। इसका कारण यह है कि मरकरी का अपेक्षित रिलेटिव डेंसिटी लोहे के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है जबकि पानी का लोहे से कम होता है। अतः कथन ए सही है परंतु आर गलत है। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती रहती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम होता है। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बनी जहाज पानी में तैरती रहती है क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व उस वस्तु के भार तथा उस वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के अनुपात को प्रदर्शित करता है। जल द्वारा अपेक्षित घनत्व 1 होता है। शुद्ध जल का अपेक्षित घनत्व 1 होता है। वे वस्तुएं जिनका अपेक्षित घनत्व 1 से कम होता है वे तैरती हैं जबकि जिन वस्तुओं का अपेक्षित घनत्व 1 से अधिक होता है वे डूब जाते हैं।
लोहे की सुई पानी की सतह पर जिस कारण से तैरती है वह पृष्ठ तनाव के कारण है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। आर्किमिडीज के प्लवन के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का भार पानी में कम तथा पानी की सतह के ऊपर अधिक प्रतीत होता है। वस्तु के भार में प्रतीत कमी पानी द्वारा वस्तु पर ऊपर की दिशा में लगाए गए बल के कारण होता है तथा यह कमी वस्तु द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होता है। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है। इसका जल में भार होगा 0। जब कोई वस्तु जल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तब उसके भार में कमी आ जाती है या आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। अब चूंकि गुब्बारे में जल के अंदर ऊपर तथा नीचे दोनों ओर प्लावन बल लगता है तब गुब्बारे का भार इतना होगा। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक होने की क्रिया अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। बादल के वायुमंडल में तैरने का कारण होता है घनत्व। गर्मी के दिनों में वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प गर्मी पाकर गर्म होती है जिससे जलवाष्प का घनत्व घटता है। घनत्व घटने के कारण जलवाष्प हल्की होकर ऊपर उठती है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में दाब एवं ताप कम होने के कारण ये जलवाष्प फैलती हैं तथा पानी की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होती रहती हैं। इसको बादल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? टेक्नीशियम। टेक्नीशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 43 है। यह प्रथम कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्व है। 1937 में इसका निर्माण किया गया था। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? 1/9 भाग। शुद्ध जल के बर्फ में परिवर्तित होने पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बर्फ का घनत्व जल के घनत्व का 1/9 भाग होता है। अतः शुद्ध जल में बर्फ का 90% भाग पानी के अंदर और 10% भाग पानी के बाहर होना चाहिए। आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर में प्लावी बर्फ दिखाई पड़ता है। जल के ऊपर बर्फ का केवल 1/9 भाग हम देख पाते हैं। प्लावी बर्फ का 8/9 भाग जल की सतह के अंदर बना रहता है। क्योंकि समुद्री जल लवणीय होता है अर्थात घनत्व अधिक होता है, लेकिन इससे निर्मित बर्फ लवणीय नहीं होता, वह शुद्ध होता है। क्योंकि प्रश्न में समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग के सतह से ऊपर का भाग पूछा गया है तो इसका सही उत्तर यह होगा। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? उतना ही रहेगा। पानी की 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री हो जाए तो शरीर डूब जाएगा क्योंकि घनत्व अधिक होता है। द्रवों को गर्म करने पर आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी आती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर पानी में तैरता है क्योंकि शरीर का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड के जल के घनत्व से कम होता है। जब तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो पानी का घनत्व शरीर की अपेक्षा कम हो जाएगा और शरीर डूब जाएगी। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है। सोडियम क्लोराइड तथा अन्य लवणों की अधिकता के कारण समुद्री जल नमकीन होता है। समुद्र जल का घनत्व अधिक होता है और उसमें उत्प्लावकता भी अधिक होती है, इसलिए समुद्र के जल में तैरना आसान होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है वह कुछ ऊपर उठता है। नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के खारे पानी का घनत्व अधिक होता है, इसलिए समुद्र के जल में जहाज के प्रवेश करने पर अधिक प्लवन बल लगने लगता है जिससे जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विश्राम की स्थिति।
स्थिति विज्ञान अर्थात स्टैटिक्स यांत्रिकी की वह शाखा है जो विश्राम की स्थिति से संबंधित है।